Hello everybody, I'm Harshita Bhatia and welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are doing great. तो वी वर डूइंग क्लास 9 चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में न्यूटन के का फर्स्ट लॉ कवर कर लिया था. इन दिस वीडियो विल बी कवरिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अभी एक चीज़ समझने वाला है, न्यूटन के जो तीनों लॉज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों कंसेप्शुअल बेस है. जब तक आपको ये टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स और द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप एक एक चीज़ को समझो, क्योंकि डेरिवेशंस भी हैं और डेरिवेशंस एग्जाम में आती है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में मोमेंटम की डेरिवेशन, सेकेंड लॉ में भी हम डेरिवेशन करेंगे, थर्ड लॉ में भी डेरिवेशन है. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है, आपको इक्वेशंस डेराइव करने के लिए भी आ सकती है, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. तो आराम से ध्यान से समझ के ईजिली हम इसे करेंगे. तो आज हम करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन का अब सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? न्यूटन के 3 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ हम कर चुके हैं. तो सेकेंड लॉ में अब हमें क्या बोल रहा है न्यूटन का सेकेंड लॉ? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. जो फोर्स हमने अप्लाई करी है ना वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जो मोमेंटम, जो किसी भी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो जितनी फोर्स हमने अप्लाई करी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट. और ये उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई करी है. तो इसका एक डेरिवेशन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. अभी हमारे पास देखो एम को मास कंसिडर कर लेंगे, यू इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी तो हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, एम इंटू यू हमारे पास हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया. वी फाइनल वेलोसिटी, एम वी हमारे पास हमारी फाइनल मोमेंटम आ गया. टी इज टाइम. सो भी न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस मोमेंटम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी. यहाँ पे हमने देखा था ना चेंज इन मोमेंटम, तो इनिशियल वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का जो मोमेंटम है हमने वो लिख लिया. अभी एम हमारे पास क्या है, कॉमन है, एम कॉमन आ गया. अभी जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है v माइनस यू अपॉन ए, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी. इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, एक्सेलरेशन a. तो अब जो कांस्टेंट है उसकी जगह पे, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे k आ जाएगा विच इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. k क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसका वैल्यू हम लेते हैं 1. जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है हमारे पास के, इसका वैल्यू क्या है 1. तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स किसके इक्वल है, मास इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन. और फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन. अब एक चीज़ यहाँ पे देखो समझने वाली है, अगर तो फोर्स नेगेटिव है, इफ फोर्स इज नेगेटिव, फोर्स के आगे नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है. फॉर एन एग्जाम्पल, अभी ये चीज़ ध्यान से समझो, ये एक बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये इस साइड मूव कर रही है तो फोर्स इसके ऑपोजिट साइड जा रही है तो वो नेगेटिव हो जाएगा. जिस साइड आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके ऑपोजिट साइड कोई चीज़ मूव कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो वो नेगेटिव होगी. यानी कि फोर्स के आगे फिर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा जो डिनोट करेगा कि बॉडी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई करी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो ये समझ में आया. नेक्स्ट अब एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट हमारे पास समझने वाली, वो ये है कि अब हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए हमारे पास था, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, जिससे हमारे पास एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला आ गया कि अगर हमें फोर्स गिवन है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं. और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. अगर फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी. लेकिन अगर एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास,
अब जो एक्सेलरेशन है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ रही है, एक्सेलरेशन डबल हो रही है, तो मास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एक्सेलरेशन डबल होगी तो मास हाफ हो गया, अगर मास डबल हो गया तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, जबकि एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो फोर्स भी हमारी इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट वी हैव इज अ न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्ट। ये अब न्यूटन का डेफिनेशन है, जो हमने एसआई यूनिट देखा ना फोर्स का, ये उसका डेफिनेशन है कि एक न्यूटन क्या होता है। व्हाट इज वन न्यूटन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन वन न्यूटन। वन न्यूटन का क्या मतलब होता है। अ न्यूटन इज दैट फोर्स, न्यूटन वो फोर्स है विच व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो एक बॉडी पे एक्ट करती है, ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। जब भी कोई बॉडी, फॉर एन एग्जाम्पल ये कोई भी बॉडी है, ये इसका मास भी 1 kg है और इस पे एक्सेलरेशन जो अप्लाई हो रही है वो भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो फोर्स कितनी होगी अप्लाई, 1 न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास भी 1 kg, एक्सेलरेशन भी 1 kg है, तो फोर्स भी 1 न्यूटन बोली जाएगी। जब किसी भी बॉडी पे मास और एक्सेलरेशन दोनों 1 kg और 1 मीटर पर सेकेंड अप्लाई होंगे, तब फोर्स कितनी अप्लाई होगी, 1 न्यूटन। नाउ वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे एप्लीकेशंस फर्स्ट लॉ की हैं, चाहे सेकेंड लॉ की हैं, चाहे थर्ड लॉ की हैं, तीनों लॉज की एप्लीकेशंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से रीजनिंग क्वेश्चंस 110% आएगा ही आएगा, चाहे वो 1 मार्क में आए, 2 मार्क्स में आए, बट गारंटेड है शॉर्ट रीजनिंग क्वेश्चंस 110% आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको कोई भी स्टेटमेंट दी होगी और बोलेंगे गिव रीज़न फॉर दैट स्टेटमेंट, तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ की, सेकंड लॉ की, थर्ड लॉ की जो रीजनिंग है, एप्लीकेशंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो न्यूटन के सेकंड लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। सब लोग क्रिकेट देखते हैं, एक चीज़ सबने ऑब्जर्व करी होगी, जब भी कोई फील्डर बॉल को कैच करता है वो अपने हाथ पीछे लेके जाता है, वो जितनी नीचे अपने हाथ लेके जा सकता है उतनी नीचे लेके जा सकता है। तो उसका रीज़न क्या होता है, जब भी आप बॉल को हिट करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल किसी बैट्समैन ने बॉल को हिट करा तो वो ज़्यादा फोर्स के साथ हिट करेगा, तो उसका रीज़न क्या होता है कि फोर्स ज़्यादा होने की वजह से मोमेंटम भी ज़्यादा होता है। क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा होगा, इसलिए जब जितना आप अपने हाथ पीछे लेके जाएंगे, मोमेंटम उतनी जल्दी ज़ीरो पे नहीं आएगा, क्योंकि मोमेंटम तो ज़ीरो हो जाएगा ना एक पॉइंट पे। अगर आपके हाथ पीछे होंगे तो मास और फोर्स दोनों ज़्यादा होने की वजह से इट विल गोना हर्ट यू, तो आपको चोट नहीं लगे, इसलिए हाथ पीछे लेके जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द केस ऑफ हाई जंप। जब भी हाई जंप होती है, हाई जंप होता है, एथलेटिक्स जंप करते हैं, तो नीचे एक हीप होता है सैंड का या मैट बिछाए होते हैं जब भी सिखाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ताकि मोमेंटम ज़ीरो पे जब आए तभी चोट नहीं लगे, आप इजीली सेफली नीचे जंप कर सको, आपको हर्ट नहीं हो। इसका भी सेम रीज़न है, जो रीज़न हम फर्स्ट एप्लीकेशन में लिखेंगे कि मोमेंटम ज़ीरो होने की वजह से फोर्स थोड़ा लेट ज़ीरो हो जाएगा, जिसके कारण जो फोर्स है और जो प्रेशर है वो कम अप्लाई होगा। थर्ड देखो इसका डेफिनेशन, ड्यूरिंग एथलेटिक्स मीट अ हाई जंपिंग एथलीट इज प्रोवाइडेड आइदर अ कुशन और अ हीप ऑफ सैंड ऑन द ग्राउंड टू फॉल अपॉन। इसका रीज़न यही होता है ताकि चोट नहीं लगे, मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट इज द यूज़ ऑफ सीट बेल्ट्स। अभी देखो एक चीज़, यूज़ ऑफ सीट बेल्ट्स, अभी ये चीज़ देखो, आप अपने को ना बहुत बार अब तो फाइन भी लगना स्टार्ट हो गया इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट्स। इसका रीज़न क्या है, जब भी आप जा रहे हो, आपकी कार का, बाइक का, वॉट एवर यू आर यूजिंग, उसका स्पीड ज़्यादा है और कोलिजन हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो कार का, तब जो फोर्स होगी वो भी ज़्यादा होगी, मोमेंटम भी ज़्यादा अप्लाई होगा, और जो कार आप यूज़ कर रहे हो उसका मास भी ज़्यादा है। तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ इनर्शिया, हमने पढ़ा इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से जब आप ब्रेक्स भी अप्लाई करते हो, आप एकदम से रेस्ट में नहीं आते, आपको टाइम लगता है आपका बॉडी आगे
फॉल कर जाता है, तो उसे रोकने के लिए, क्योंकि अगर कोलिजन होगा आप आगे फॉल करोगे, सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी तो उतनी ज़्यादा आपको चोट लगने के चांसेस होते हैं। इसलिए सीट बेल्ट्स पहनना इम्पॉर्टेंट है, ताकि जब भी आप आगे फॉल करो तो वो आपको रोक दे, मोमेंटम ज़ीरो होते ही। ठीक है, तो नेक्स्ट विल प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल्स, एक दो न्यूमेरिकल्स एज अ सैम्पल क्वेश्चन हम करेंगे। फिर हम न्यूमेरिकल्स का एक नेक्स्ट वीडियो भी आई विल शेयर इट विद यू, जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ये जस्ट एक सैम्पल है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करने हैं। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। अभी हमें पता चल गया कि हमें फोर्स फाइंड करना है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वाइल आंसरिंग योर बोर्ड क्वेश्चंस एज वेल, कि आपको लिखना है उस पर आपको क्या चीज़ फाइंड करना है, क्या क्या गिवन है। देखो जैसे हमें फोर्स फाइंड करना है तो इसको सिंपली ऐसे लिख दोगे, एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास हमारे पास 6 kg है। ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है, फोर्स हमें फाइंड करना, और ये ऐसे लिख के आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ अगर आप फॉर्मूला भी लिख दो, फॉर्मूला हमें पता है फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर आप इसे ऐसे लिख देंगे तो 1 मार्क आपको सिर्फ इतना लिखने का ही मिल जाएगा। अगर 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, 3 का है, 1 मार्क सिर्फ इतना लिखने का है। अब करना तो कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ लगानी है। 6 × 4 24 न्यूटन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब आंसर लिख रहे हो आप उसके यूनिट्स भी साथ में लिख के आएंगे। अगर आप यूनिट्स नहीं लिखेंगे स्ट्रेट अवे 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यूनिट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कैलकुलेट द फोर्स। यहाँ पे भी फोर्स कैलकुलेट करना है, तो सिंपली विल राइट फोर्स हमें फाइंड करना है। टू इम्पार्ट टू अ कार वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स, टाइम इज 10 सेकेंड्स। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। द मास ऑफ कार इज 1500 kg। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने करी थी, v = u + at मोशन चैप्टर में, ये चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा यू कैन गो एंड वॉच इट। ये तीनों इक्वेशंस हम कर चुके हैं, और ये तीनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर चैप्टर में यूज़ होंगी अगर हमें फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, बट एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, टाइम भी है हमारे पास। तो विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशन वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन, ताकि हम फोर्स कैलकुलेट कर सकें। क्योंकि हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास है, एक्सेलरेशन तो गिवन ही नहीं है, बट हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द इक्वेशन। तो इक्वेशन हम सबसे सिंपल वाली लेंगे, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है। v = u + at। v हमारे पास है 30, u है 0, a है हमें फाइंड करना है, t is 10। इसको सिंपली इक्वेट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास हमारी एक्सेलरेशन आ गई। तो एक्सेलरेशन अब हमारे पास है। अब सिंपली हम लोग फोर्स में मास इंटू एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हमारे पास 1500, एक्सेलरेशन 3, आंसर कितना आ गया 4500 न्यूटन। विद दिस वी आर डन विद दिस न्यूमेरिकल। तो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी कंप्लीट हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे, एप्लीकेशंस को आप जितना ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चंस आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। आपको डेरिवेशंस, रीजनिंग क्वेश्चंस, इनका 110% गारंटी है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसे निगलेक्ट नहीं करना, पक्का पक्का प्रिपेयर करना ही है। तो विद दिस वी आर डन विद इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।